हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपको 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है, जो कि है आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण के आधार पर और खाने पीने की आदतों के आधार पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो सब आपको पता चल चुका है। हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है और प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी कच्ची सामग्री का यूज होता है, इसको भी हमने प्रयोग के माध्यम से जान और समझ लिया है। अब हम न्यूट्रिशन में मनुष्यों में किस तरह से पोषण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानेंगे। अमीबा में हो रहे पोषण की प्रक्रिया के बारे में आप जान चुके हैं। कल के सेशन में हमने ये चर्चा करी थी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्यों में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है, तो उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि वो प्राणी संपोषण पाया जाता है, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और अमीबा में भी इसी प्रकार का होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संपोषण पाया जाता है। हम कर रहे हैं चर्चा अब कि डाइजेशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करी थी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हमारे मुंह से लेकर के एनस तक जाती है, और माउथ में कुछ डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं और उसमें कुछ ग्लैंड्स भी अटैच्ड होती हैं साथ में। हमारा माउथ और बक्कल कैविटी, उसके बाद आता है फूड पाइप जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं, वो स्टमक में जाकर के खुलता है। स्टमक जुड़ा हुआ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है, और उसमें ग्लैंड्स भी साथ साथ में होती हैं। हमारे माउथ में टंग के नीचे की तरफ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही लिवर पाया जाता है जो सबसे बड़ी ग्लैंड है मनुष्यों के शरीर की, और पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय भी पाया जाता है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हमने बात करी थी कल कि किस तरह से बक्कल कैविटी में जब हम अपना खाना डालते हैं, हम जब माउथ के थ्रू अपने खाने को इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं जब, तो उसके बाद हमारे मुंह में जो दांत हैं वो दांत हमारे भोजन को चबाने का काम करते हैं, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं। और हमारे मुंह में जो पाचन तंत्र के अंग हैं उनमें हम दांतों को भी एक पार्ट मान सकते हैं, जीभ भी एक पार्ट होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमारे मुंह के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी कि किस तरह से जो आपका फूड पाइप है, अगर हम बात करें, मान लीजिए ये मुंह है, मान लीजिए हम बात करते हैं ये हमारा मुंह है, तो ऐसे 2 नलियां आर पार आगे पीछे चलती हैं बिल्कुल, जो एक नली दिखाई पड़ती है और दूसरी नली दिखाई नहीं पड़ती है। ये है ट्रैकिया जो आपको दिखाई पड़ता है, और ये है फूड पाइप जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो फूड पाइप में कोई भोजन जाए और वो फूड पाइप में ही जाए, एयर के थ्रू ना जाए, तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, इपीग्लॉटिस कहलाता है ना। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इपीग्लॉटिस कहलाता है, जो भोजन को भोजन नली में जाने में सहायता करता है, या कह सकते हैं कि भोजन को सांस की नली में जाने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो फूड पाइप है बच्चों, ये जा करके यहाँ पे नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ जाता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऐसे आके जुड़ जाता है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टमक, है ना। अब हम बात करेंगे स्टमक के बारे में।
पाइप के बाद द फूड एंटर्स द स्टमक, फूड पाइप के बाद जो भोजन है वो आपके पेट में चला जाता है। पेट क्या होता है? द स्टमक इज अ थिन वॉल्ड बैग, एक पतले दीवारों का बैग होता है, चपटा होता है, जे शेप्ड होता है और सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। यानी कि हमारा जो पाचन नली है, हमारे पाचन नली में सबसे ज्यादा जगह लेने वाला जो पार्ट है वो स्टमक है। फ्लैटेंड होता है, जे शेप्ड होता है और थिन वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्टमक है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। कहाँ खुलता है बच्चों? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में खुलता है। तो अब आपको ये जानना है कि अभी तक की प्रोसेस आपको डाइजेशन की समझ में आई। मुंह में हम खाने को खाते हैं, खाने को चबाते हैं और खाने को चबाते समय जो मैकेनिकली हम अपने भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके समय पर ही, उसके टाइम पर ही हमारे मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला अमाइलेज एंजाइम होता है। और अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? अमाइलेज एंजाइम हमारे मुंह में जो हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं स्टार्च के रूप में, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में यानी कि माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया तो हमारे मुंह में होती है। उसके बाद फूड पाइप में कोई मैकेनिकल प्रोसेस, फूड पाइप में कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होती। जो भोजन बोलस के रूप में हमारे मुंह से फूड पाइप में जाता है वो फूड पाइप में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा आपके स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया है? यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया है? तो सभी बच्चे अपना हाथ खड़े करके बताएंगे कि हमें यहाँ तक एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टमक में क्या प्रक्रिया होती है हमारे भोजन के साथ, उसके बारे में हम जानेंगे। डाइजेशन इन स्टमक, यानी पेट में हमारे पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसको हम समझेंगे। फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 to 5 hours। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या किसी डॉक्टर के पास कभी जाते हैं तो क्यों डॉक्टर ये कहता है कि 2 भोजन के बीच में, 2 मील्स के बीच में 4 घंटे का टाइम होना चाहिए? क्यों हम जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते? क्योंकि अगर हम एक बार कुछ खाते हैं तो उसको पचने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, है ना। 4-5 घंटे भोजन जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में स्टोर रहता है। ठीक है, तो कौन सा भोजन कितनी देर में पच जाएगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे अगर कोई प्रोटीन रिच फूड है तो उसके पाचन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। कोई बहुत सिंपल फूड है, खिचड़ी है, तो वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। दही है तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो भोजन जो है हमारे फूड पाइप से कौन से मूवमेंट के द्वारा स्टमक में पहुंच जाता है? वो है आपका क्रमाकुंचन गति, यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं उसको, और उस प्रक्रिया को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो जब भोजन हमारे पेट में रहता है ड्यूरिंग इट्स स्टे इन द स्टमक, इट इज मिक्स्ड विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस बाय churning movement of muscular wall and is called chyme at this stage। ठीक है, अब भोजन जो है पेट में जब स्टे हो रहा होता तो हम ये कह सकते हैं जैसे नदी में पानी हिलोरे मारता रहता है, उसी तरीके की प्रक्रिया हमारे पेट में होती है। वहां पे एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं और एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं? अम्लीय माध्यम देते हैं भोजन को, जिससे भोजन में मौजूद प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिलती है। क्योंकि प्रोटीन को टूटने के लिए एसिडिक मीडियम का होना जरूरी है। ठीक है, तो उसको हम उस समय पे हम भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उनमें कौन कौन सा एसिड होता है और कैसे वो अपना काम करते हैं।
गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं बच्चों, जो पाचक, जो हम कहते हैं आंतरीय रस, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं, इनमें मेनली प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सवाल पूछेंगे आप कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे पेट में होने के बाद भी वो हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कुछ तला भुना या कोई डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, तो उसके बाद आपके मुंह में कभी कभार खट्टी खट्टी सी डकारें आने लगती हैं, है ना? मतलब कुछ खटास सी आपके मुंह में वापस आती है। वो क्यों होता है? वो आपके पेट का एसिड जो है वो ही रिफ्लक्स होकर के आपके मुंह में आ जाया करता है कभी कभार, ठीक है? तो इसलिए जब भी कुछ एसिडिक खाते हैं तो उसके साथ कोशिश करते हैं कि कुछ बेस वाली चीजें भी खाई जाएं। कोई ऐसी चीज भी खाई जाए जिसका पीएच का मान थोड़ा कम हो। जैसे हम अगर कुछ तला भुना खाते हैं, हम खाना खाने के साथ सलाह दी जाती है कि क्या पीना चाहिए, साथ में छाछ पी लेनी चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि एसिड और बेस को बैलेंस करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं। उन गैस्ट्रिक जूसेस में मुख्य रूप से मुख्यतः पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे आप HCl के नाम से जानते हैं। आप सभी क्लास 10th में हैं तो HCl के बारे में आप पूरा अच्छे से जानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और उस एसिड के अलावा हमारे पेट के गैस्ट्रिक जूसेस में दो एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। दो एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम है पेप्सिन एंड रेनिन। क्या नाम है? पेप्सिन एंड रेनिन। तो पेप्सिन और रेनिन नाम के दो एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इस एसिड का क्या फंक्शन है? इस एसिड का फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ द एसिड इज टू कन्वर्ट इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिन इनटू द एक्टिवेटेड फॉर्म। यानी कि अगर पेप्सिन एंजाइम, देखो प्रोटीन को तोड़ने में पेप्सिन एंजाइम की हेल्प चाहिए हमें, ठीक है? लेकिन पेप्सिन काम तभी करेगा जब उसको अम्लीय माध्यम मिलेगा। प्रॉपर इस लाइन को ढंग से समझेंगे। हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं, जिसमें अम्लीय माध्यम देने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट की रक्षा होती है। उसके लिए हमारे पेट में पाया जाता है बच्चों म्यूकस। उसके लिए हमारे पेट में पाया जाता है म्यूकस, जो हमारे पेट की इनर लाइनिंग की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा लेता है ना? एक लेयर बना देता है। पहले हम बात करेंगे कि कौन से दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनका नाम है पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन को अपना काम करने के लिए सशर्त, मतलब पेप्सिन जो है वो सशर्त काम करता है। पेप्सिन क्या कहता है? पेप्सिन ये कहता है कि मैं प्रोटीन का ब्रेक डाउन तभी करूंगा जब मुझे एसिडिक मीडियम मिलेगा। वो एसिडिक मीडियम गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को देता है। तो जब पेप्सिन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एसिडिक मीडियम मिल जाता है तब पेप्सिन क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है ना? और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तब वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। अब थोड़ी मात्रा में प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ने में सक्षम है, लेकिन पूरी तरीके से प्रोटीन को पेप्सिन भी तोड़ नहीं पाता। तो कितना तोड़ देता है, किस रूप में आता है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। The function of the acid is to convert inactivated form of pepsin into the activated form। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम पेप्सिन को जगाना है कि पेप्सिन तुझे प्रोटीन को तोड़ना है ना? तो पेप्सिन तब एक्टिवेट हो जाता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उसके ऊपर असर होता है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन ये होता है पेप्सिन के द्वारा, यानी कि थोड़ी मात्रा में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा हो जाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? स्टमक में होती है ना? तो वहां पे कुछ प्रोटीन्स पेप्सिन के काम के बाद
प्रोटीएजेस और पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि प्रोटीन्स का जो फाइनल ब्रेकडाउन के बाद प्रोडक्ट निकलने वाला है वो है अमीनो एसिड्स का, है ना। तो अभी ये क्या हुआ, अभी इसका आधा पाचन हुआ है, अभी इसका पूरा पाचन नहीं हुआ है। इस एंजाइम का नाम आप सभी अलग से लिखेंगे, रेनिन नाम का एंजाइम है जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहलाता है। और ये एंजाइम छोटे बच्चों में दूध के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि रेनिन नाम का जो एंजाइम है वो मिल्क डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो फंक्शन ऑफ द स्टमक, पेट का क्या काम है? पेट का काम ये है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस सच एज पेप्सिन एंड रेनिन। तो पेट का केवल इतना काम है, पेट के अंदर, पेट कैसा है, एक फ्लैटेंड जे शेप्ड थिन वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है और सबसे वाइडेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे पाचन नली का, ठीक है। उसमें 3 तरीके के जूसेस जो है वो सिक्रीट होते हैं, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है और डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। और उस डाइजेस्टिव जूसेस में 2 तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हैं आपके पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। म्यूकस का क्या काम है? ये जो म्यूकस है, यदि म्यूकस नहीं होगा, हम बात कर रहे थे ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत सांद्र अम्ल है वो, और अम्लीय माध्यम देता है हमारे पेट में। तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या करता है, म्यूकस पेट के अंदर जो इनर लाइनिंग है उस पर एक लेयर बना देता है, मोटी सी श्लेष्मा की एक जेली लाइक लेयर बना देता है, ताकि हमारे पेट की जो अंदरूनी दीवार है उससे एसिड कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। तो यदि आपके पेट में म्यूकस की कमी हो जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अगर म्यूकस की कमी हो जाए तो हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा अनलिमिटेड तला भुना, अनलिमिटेड तीखा, अनलिमिटेड एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए। इतना ही खाना चाहिए क्योंकि हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए। तो ये क्यों सिक्रीट किए जाते हैं, इनका सिक्रीशन होना क्यों जरूरी है, हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? म्यूकस की बात कर रहे हैं हम, श्लेष्मा की। द म्यूकस सिक्रीटेड बाय द स्टमक प्रोटेक्ट्स इट्स इनर लाइनिंग। यानी हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सिक्रीशन होता है, जो एंजाइम्स हैं पेप्सिन और रेनिन उनका भी सिक्रीशन होता है, तो साथ साथ म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है उसी अमाउंट में। अगर उसका सिक्रीशन नहीं होगा तो हमारे पेट की रक्षा कौन करेगा इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो हाइड्रोक्लोरिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीटेड बाय द स्टमक kills the bacteria that enter the stomach through food। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी होना जरूरी है क्योंकि हमारे भोजन में बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम जाने अनजाने हमारे भोजन में पहुंचा देते हैं। कभी हम हाथों को धुल करके भोजन को नहीं छूते, कभी हम खाने को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं, कभी हमारा खाना पूरी तरीके से पका हुआ नहीं होता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो जो बैक्टीरिया हमारे पेट के लिए हार्मफुल हैं, अगर वो हमारे पेट में पहुंच भी जाएं तो पेट में क्या होगा, वो ग्रो ना करने पाए, इसके लिए वहां पे एसिडिक मीडियम होता है उन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, ठीक है। तो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस जिसने इतना तांडव मचाया, इतना बीमारी फैलाई, क्या कोरोना वायरस अगर मुंह के रास्ते हम खा लें और पेट में चला जाए तो क्या वो जिंदा बचेगा? वो फिर वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं बचेगा। उसके लिए उसको अपना एक्ट करने के लिए आपकी सांस की नली में जाना जरूरी है। अगर वो आपके खाने के साथ पेट में चला गया तो वहां पे जाके पच जाएगा, उसका फिर वहां पे कोई काम वो एक्टिव नहीं हो सकता, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 चीजें आपके पेट में सिक्रीट होती है। पहला तो होता है म्यूकस,
इसको हम पहले नंबर पे रखेंगे, क्योंकि ये आपके पेट के अंदर एक मोटी सी म्यूकस की लेयर बना देता है, जिससे इनर लाइनिंग की सुरक्षा होती रहती है। और उसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मौजूद किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को, जो आपके भोजन के साथ आपके पेट में गए हैं, उनको मार देता है। ठीक है। और दूसरा काम इसका क्या है, इट ऑल्सो मेक्स द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक, और ये आपके पेट के माध्यम को अम्लीय बना देता है। अम्लीय क्यों बना देता है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट एंजाइम्स हैं वो अम्लीय माध्यम में ही अपना काम कर पाते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड बाय द स्टमक टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल पेप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, रेनिन चेंजेस soluble milk proteins into curd which is insoluble। रेनिन जो है वो क्या करता है, हमारे दूध को पेट में जाने के बाद दही बना देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दही खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि दूध पेट में जाकर के दही ही बनता है। कौन बनाता है उसको, वहां पे रेनिन ये काम करता है। उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ काइमोसिन इन द ह्यूमन बॉडी बिगिंस टू डिमिनिश एज वन ग्रोज ओल्ड। अब हमारे ह्यूमन स्टमक का जो कितना भोजन वो भर सकता है अपने पेट में, वो होता है उसका अमाउंट, मतलब उसकी लिमिट होती है 1.5 लीटर्स ऑफ मटेरियल वो हमारे पेट में हो सकता है। इतना ही रोक सकता है, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। ऑन एन एवरेज द स्टमक प्रोड्यूसेस 2 लीटर्स ऑफ एसिड एवरी डे, और हमारा पेट एक दिन में 2 लीटर से ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन कर देता है इस 1.5 लीटर के मटेरियल को पचाने के लिए। पेट में हमारे 4 से 5 घंटे तक खाना स्टे करता है, यानी रुकता है, और इसके बाद वो धीरे धीरे रुकता, क्या है, धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस होती है इस पाचन की, डाइजेशन की, जिसमें धीरे धीरे ये एसिडिक माध्यम में पेप्सिन अपना काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बैक्टीरियाज को मार करके भोजन में मौजूद जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है, और श्लेष्मा क्या करता है, पेट की इनर लाइनिंग की सुरक्षा करता है। ठीक है। अब उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, उसके बाद खाना जाता है छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चों, तो अभी तक की आपकी प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि हमारे मुंह से भोजन का पाचन शुरू होता है और वो आपके पेट तक जाता है। वहां तक क्या प्रक्रिया हो गई, आपका जो भोजन था उसमें मौजूद प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो चुका है, यानी कि पूरी रूप से नहीं पचा है, लेकिन आधा पाचन कंप्लीट हो गया है। वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन हो चुका है, मुंह में ही शुरू हो गया था, जो आपके पेट में आते आते कंप्लीट हो गया। आपके प्रोटीन का भी हाफ डाइजेशन हो चुका है। ठीक है। अब उसके बाद भोजन आपका 4-5 घंटे तक आपके पेट में या स्टमक में रहता है, और उसके बाद वहां पे जो प्रोसेस होनी है वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, यानी कि पेप्सिन को अपना काम करने के बाद पेट क्या करता है, अपने आप को खाली कर देता है, और जो कंटेंट होता है उसके पास उसको वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है ना। द स्टमक एम्प्टीज इट्स कंटेंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में जो भोजन आधा पचा हुआ भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की कैसी संरचना होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड, यानी बहुत ज्यादा उसकी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज्यादा ट्यूब लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक ट्यूब है जो बहुत ज्यादा घुमावदार है ना, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और लंबाई में छोटी आंत मनुष्यों के अंदर
7.5 मीटर तक लंबी हो सकती है, यानी कि 7.5 मीटर लंबा, बहुत लंबाई हो गई। 7.5 मीटर का मतलब एक साड़ी जितनी लंबी होती है उससे भी ज्यादा लंबा, है ना। यानी कि अगर 3 दुपट्टे साइड साइड रख दें तो 3 दुपट्टों से भी ज्यादा, 4 दुपट्टे जितने लंबे होते हैं लगभग लगभग, या 3.5 दुपट्टा जितना लंबा होगा उतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। तो ये केवल कहने के लिए छोटी आंत है, ये होती बहुत ज्यादा लंबी है ना। तो कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, छोटी आंत लंबाई में 7.5 मीटर होती है ना। इसको छोटी आंत हम क्यों कहते हैं जब ये इतनी ज्यादा लंबी होती है? इसको छोटी आंत हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 7.5 मीटर की ट्यूब लाइक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है ये बहुत छोटी सी जगह में कॉइल्ड क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में ये सेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। अब यहाँ पे छोटी आंत में उसको कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, कौन सी ग्लैंड से निकलने वाले? लीवर से और पैनक्रियाज से। तो लीवर कैसा होता है और पैनक्रियाज से क्या निकलता है उसके बारे में हम जानेंगे। आपका निकलता है बाइल, पित्त निकलता है। आपका पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, यानी अग्न्याशयी जूसेस निकलते हैं। और इसके बाद द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ पाचक रस निकलते हैं, है ना। तो इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ये सिक्रीशंस निकलते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? अब ये सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाले जाते हैं, है ना। क्यों? लिवर से, लिवर का कोई काम नहीं होता, लिवर का केवल काम होता है भोजन के पाचन के लिए बाइल जूसेस को सिक्रीट करना। तो जब पार्टली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाचन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यानी कि आपने क्या समझा कि पेट में आपका भोजन जो है वो आधा पचता है, अब वो अधपचा भोजन आपके छोटी आंत में पहुंच जाता है और छोटी आंत में जा करके ये पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है, या हम कह सकते हैं कि छोटी आंत में जा करके पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है या फिनिश हो जाती है। ठीक है, उसके बाद when the partly digested food reaches the small intestine, the juices secreted by the small intestine complete the process of digestion. उसके बाद छोटी आंत में ये पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। The secreted juices in the small intestine consists of, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस सिक्रीट होते हैं उनका क्या क्या नाम है? माल्टेज, उसको हम कहते हैं सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टिडेज एंड लाइपेज, है ना। तो इसको आपको 1 2 3 4 5 करके याद करना होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे कैसे होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से छोटी आंत में आपका जो अधपचा भोजन था वो पूरी तरीके से पचता है। द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन डिओडेनम। देखो, जो आपकी छोटी आंत होती है बच्चों वो 3 भागों में बटी हुई होती है ना। तो पहला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको हम डिओडेनम कहते हैं, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपकी छोटी आंत का सबसे शुरुआत वाला पार्ट होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर। अब लिवर यानी कि यकृत से जो डाइजेस्टिव जूस आपको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं या बाइल जूस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं या बाइल जूस कहते हैं। और ये पित्ताशय में यानी कि पित्त की थैली में बनने के बाद इकट्ठा भी होता है। एंड पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यानी कि आग्नेयाशय जो एक पत्ती के जैसी संरचना वाला होता है उसमें पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कुछ पाचक रस जो है वो सिक्रीट करता है। अब बाइल जूस किस अंग से सिक्रीट किया जाता है? उस ग्लैंड का नाम है लिवर यानी कि यकृत।
ठीक है बच्चों, बाइल जूस जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? यकृत से। यकृत से आपका पित्त रस जो है वो स्रावित होता है। अब पित्त रस जो है वो यकृत से स्रावित होता है, तो लीवर के बारे में भी आपको जानना होगा कि लीवर कैसा पार्ट है। लीवर एक ऐसा पार्ट है बच्चों जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रीजेनरेशन की पावर रखता है। यानी कि लिवर में कोई डैमेज होने पे सबसे तेज अपने आप को रिपेयर करने की क्वालिटी लीवर के अंदर होती है, और उसके बाद भी हम अपने अनियमित खान पान के द्वारा लिवर को भी डैमेज कर लेते हैं। यानी कि हमारा खान पान अगर ठीक रहे तो लिवर अपना काम, अपनी बीमारी को लिवर खुद से ही बहुत सही तरीके से ठीक कर सकता है। लिवर एक ऐसा अंग है कि उसका अगर कोई पार्ट कट भी हो जाए तो वो पूरे अपना लिवर पूरा कंप्लीट कर लेता है बना के, इतनी ज्यादा उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। तो जो ये पित्त रस है, पित्त रस में किसी तरीके का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन ये डाइजेशन के लिए नितांत आवश्यक है, इसेंशियल है। क्योंकि पित्त रस क्या करता है? पित्त रस फैट को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम करता है। अभी तक हमने किसके किसके पाचन की बात कर ली? अभी तक मुंह में पाचन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, आपके पेट में पाचन हुआ प्रोटीन का। अब हमारे भोजन में जो जो पोषक तत्व हैं हम उनको लाइन से याद करेंगे। प्रोटीन का आधा पाचन हुआ पेट में और आधा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। आधा प्रोटीन वहां पच गया, आधा प्रोटीन यहाँ पच गया। अब बचा हमारे पास क्या? फैट, यानी कि वसा। तो वसा का पाचन भी कहाँ होगा? वसा का पाचन भी होगा छोटी आंत में। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने जाना कि किस तरीके से आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के रूप में मौजूद है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है अमाइलेज नाम के एंजाइम से। उसके बाद आपका भोजन फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप में पेरिस्टाल्सिस के द्वारा भोजन आपका सरक करके पहुंच जाता है आपके पेट में, जो कि एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। वहां पे 3 तरीके के जूसेस सिक्रीट होते हैं, जो कि है आपका म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नाम का एंजाइम और रेनिन नाम का एंजाइम। तो रेनिन जो है वो दूध को पचाने में सहायता करता है और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को प्रोटीएजेज में तोड़ने का काम करता है। लेकिन पेप्सिन अपना काम तभी पूरा कर पाएगा जब उसको मिलेगा माध्यम अम्लीय, और अम्लीय माध्यम देने का काम करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो आपके पेट की रक्षा कैसे हो? तो उसके लिए वहां पे मौजूद होता है म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। म्यूकस क्या करता है? एक मोटी सी लेयर बना देता है आपके पेट के अंदर, जिससे आपका पेट सुरक्षित रहता है और आपके भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? मार देता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम देता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। यहाँ पे भोजन का आधा पाचन हो जाता है, उसके बाद भोजन आपका पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके आगे हम अगले सेशन में अच्छी तरह से समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।